बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी डियर स्टूडेंट वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है जी एक मिनट जी। ठीक है, 250 रुपये देता है। हाँ 250। हाँ 250 रुपये पूरे नहीं हुए हैं। अच्छा बच्चों, इसमें जनाब हम वापस मूव करेंगे। ये तो हमारे लास्ट लेक्चर हो चुके हैं। अच्छा, मैं पहले इसका कुछ आपको खुलासा बताना चाहूँगा डेटा फ्लो का। इसमें हमारे पास है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है जी, तो मैं फ़र्ज़ करें आसानी के लिए इसको ऑब्जेक्ट या वेरिएबल, इन दोनों में से कोई दोनों या दो कोई एक चीज़। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, अब हम देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलरली प्रोग्राम के अंदर जो कंट्रोल फ्लो है, प्रोग्राम का जो कंट्रोल फ्लो है, इनमें इस वक्त इनका स्टेटस क्या है। अच्छा, जो चीज़ अब आपने करनी है बच्चों वो ये है कि अब आप लोगों ने एज अ कंपाइलर एज अ डिबगर ये दोनों बन के सोचना है। कंपाइलर भी आप खुद ही हैं, डिबगर भी आप खुद ही हैं, और आपने डिसाइड करना है कि एक ऑब्जेक्ट या वेरिएबल के साथ क्या क्या स्टेट में से गुजर रहा है। क्यों हम ये देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं कि बेसिकली इसमें कोई इनॉमलीज कहाँ पे है। इनॉमलीज का मतलब है इनकरेक्ट बिहेवियर। एक जो वेरिएबल है, इनकरेक्ट या इम्प्रॉपर यूज उसका कहाँ पे हो रहा है, वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो हमें उन पाथ तक लेके जाएगी। जो पाथ कौन सा होगा? जो कि प्रोग्राम के कंट्रोल फ्लो में से गुजरेगा और बताएगा कि डेटा ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किन किन स्टेटस में से गुजरे हैं। फॉर द टाइम बिंग आप सादा वर्ड ये कह सकते हैं कि हम ये देखना चाहेंगे कि एक डेटा या एक वेरिएबल है, उसको कहाँ पे इनिशलाइज किया गया, कहाँ पे यूज़ किया गया, कहाँ पे उसको आप लोगों ने किल किया। यानी कि कम से कम आसानी के लिए हम देखना चाहेंगे कि इनिशियलाइजेशन कहाँ पे उसको ये है और उसका यूज़ कहाँ पे हो। अगर यूज़ की भी टाइप्स हैं इंशाल्लाह भी आपसे वो भी डिस्कस करता हूँ। तो ये जो चीज़ है इसको डेटा फ्लो टेस्टिंग कहते हैं। अब हम कंट्रोल से निकल आए, डेटा पे आ चुके हैं, वेरिएबल्स पे आ चुके हैं। तो ये है जी वो चीज़ हम करने की कोशिश करेंगे। बेनिफिट क्या है इसका, क्यों करते हैं डेटा फ्लो टेस्टिंग? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास एक बेहतरीन टूल है, एक पावरफुल टूल है जो कि आइडेंटिफाई करता है एनोमलीज को। अब एनोमलीज क्या होती है? एनोमलीज कहते हैं कि जो इम्प्रॉपर यूज़ किया जाता है डेटा ऑब्जेक्ट का या डेटा वैल्यूज़ का, उसको एनोमलीज कहते हैं। अभी वो इसको डिटेल में देखेंगे। मैं अब आपको एक कोड दिखाता हूँ, इस कोड को देखें। इसमें फॉर्चुनेटली एक ही वेरिएबल है नंबर के नाम से। अब आप ज़रा इसको गौर से देखें, और इसमें हमने आइडेंटिफाई ये करना है कि इस वेरिएबल के साथ क्या क्या हुआ है। तो अगर मैं हमारे पास अगर रैम की कंडीशन हो तो उसको अगर मैं बेस बनाऊं, तो ये देखें, ये हमारे पास एक रैम है। इस रैम में हमारे पास मल्टीपल जो लोकेशंस हैं। तो फ़र्ज़ करें नंबर यहाँ पे हमारे पास रिज़ाइड हुआ है। तो अब हुआ क्या, जैसे हमने ये लाइन लिखी है, ये लाइन जैसे एग्जीक्यूट की कंपाइलर ने,
तो उसने क्या किया, मेमोरी स्पेस के ऊपर जाके कहीं पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नंबर, और इस इंट होने की वजह से उसने इसका जो डेटा टाइप रख दिया इंटीजर। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या हुआ कि हमने इसको कंपैरिजन में यूज़ किया। अगर तो एक्स इन नंबर की वैल्यू 100 है तो नंबर में एक ऐड करो, वापस नंबर को साइन कर दो, सिस्टम से बाहर आ जाओ। सादा सा कोड है, कोई इसमें खतरनाक चीज़ नहीं है। लेकिन आप थोड़ा गौर करें कि ये काम करने से क्या हुआ है। ये काम करने से आपके ख्याल में इस लोकेशन के ऊपर, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको रेड कर दूं, मुझे बता सकते हैं इस लोकेशन के ऊपर सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा, मसलन नंबर का जो वेरिएबल उसका बिहेवियर क्या होगा। अब हुआ क्या, आप लोगों ने या हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसको इनिशियलाइज नहीं किया था, इनिशियलाइज नहीं किया और डायरेक्ट ही हमने इसको कंपटीशन में यूज़ कर लिया, ऐसे ही जी। और क्या होगा, अब दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन तो ये कि हमने परसीव किया कि जो नंबर है ना उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटीजर की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो ज़ीरो होती है। तो आपके लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट ये है कि जब नंबर की वैल्यू हम ज़ीरो कंसिडर करेंगे तो ये कंपाइलर को रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर नहीं होता। तो कंपाइलर की मर्ज़ी इसको ज़ीरो एलोकेट करे या ना करे। चलो हम इसको भी छोड़ते हैं। तो व्हाट विल हैपन कि कंपाइलर वहाँ पे गार्बेज वैल्यू वहाँ से एक्सेस कर लेता है। फिर तो ये जब डिसीजन लेंगे तो डिसीजन ये कभी भी ट्रू नहीं होगा। तो इस पर्सपेक्टिव से तो हम नंबर को नंबर प्लस वन मिलेंगे। तो अब रूल ऑफ थंब के मुताबिक जब आपने इंटीजर नंबर को डिक्लेयर किया था तो आपको हमें चाहिए था कि इसको इनिशियलाइज भी करते किसी वैल्यू के साथ, फिर डिसीजन करते। तो ये एक छोटी सी अनॉमली है कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, साथ उसको यूज़ कर लिया। तो मैं इसको नॉर्मली फिलहाल तो नहीं कहता, लेकिन एक मिस अंडरस्टैंडिंग है जो कोड के साथ होने जा रही है, जो होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने एक चीज़ पर फोकस करना है, वो क्या है, एक जो वेरिएबल है उन्हें कहाँ पे वैल्यू रिसीव हुई है, कहाँ पे रेफरेंस हुई है। ये सब चीज़ें जानने के लिए ना हमें किसी जो वेरिएबल है ना, जो डेटा ऑब्जेक्ट या डेटा वैल्यू जो भी है, उसकी एक लाइफ साइकिल को समझना होगा। देखिए हमारी लाइफ साइकिल है, हम लोग पैदा हुए, बचपन में थे, जवान हुए, फिर बूढ़े हो जाएंगे, रेगुलर बता रहे हो बहुत हो जाएंगे। तो इस हमारी एक लाइफ साइकिल है। इस तरह से यहाँ पे एक लाइफ साइकिल है जो हमें फॉलो करनी है। वो लाइफ साइकिल क्या है? वो लाइफ साइकिल है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएटेड किया गया। अच्छा, अब क्रिएटेड में क्या क्या आ जाता है? क्रिएटेड में डिफाइन भी आ जाता है कि एक ऑब्जेक्ट या एक वेरिएबल को डिफाइन किया गया, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया गया, एक डेटाबेस फाइल को ओपन किया, एक कनेक्शन को ओपन किया गया, एक फाइल को ओपन किया गया। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो क्रिएशन में आती है। एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया गया, क्रिएट किया गया, डिफाइन किया गया, सारा कुछ इसमें आ जाता है। और इसको क्या कहते हैं, अभी मैं आपको आगे जाके इसको कुछ लेटर से शो करते हैं, मैं अभी बताता हूँ क्या है। दूसरे नंबर पर जब क्रिएट हो जाता है तो फिर हमारे पास जो सेकंड लाइफ में वो मूव करता है उसे कहते हैं यूज़। अब जब हम किसी वेरिएबल या डेटा ऑब्जेक्ट को यूज़ करने की बात करेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पे टू ऑप्शन आ जाती हैं। या तो हम उसको यूज़ करेंगे, वो कौन सी है अभी आगे इसको इसकी तरफ बाद में बात करते हैं। और फिर जनाब वो जो ऑब्जेक्ट था ये किल हो गया। तो ये है जी एक लाइफ साइकिल किसी डेटा वैल्यू की, वेरिएबल की या डेटा ऑब्जेक्ट की। तो ये है जी एक लाइफ साइकिल जिसके साथ वो बेचारा चला है। इस लाइफ साइकिल में हमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि वो क्रिएट हुआ, यूज़ हुआ और किल हो गया। तो उस पैटर्न को क्या कहते हैं, अभी इसकी तरफ हम लेके चलते हैं बात को। अच्छा जी, ये सब कुछ करने से पहले, ये सब कुछ का मतलब है अगर मैं अपना फोकस ले जाऊँ किल की तरफ, अगर हम अपना फोकस ले जाए किल की तरफ कि वेरिएबल को कहाँ पे किल होना चाहिए और उसकी एक्सेस कहाँ पे हो सकती है, मतलब उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि उसको क्रिएट कहाँ पे किया गया था, उसकी क्रिएशन, इन सब चीज़ें डिपेंड करती है स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। आप लोगों ने जब जवान हुआ करते थे एक कोर्स पढ़ा था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के नाम से, या प्रोग्रामिंग थ्रू सी प्लस प्लस, उसमें आपने एक वेरिएबल का स्कोप पढ़ा था। वो स्कोप जो है ना वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। अब वो स्कोप आपसे क्या कहता है? स्कोप आपसे कहता है कि उस स्कोप के बाद आपका जो वेरिएबल है जो आपने डिक्लेयर किया, डिफाइन किया, वो ऑटोमेटिकली किल कर दिया जाएगा। उसको स्कोप कहते हैं। अभी मैं आपके सामने कोड लेके आता हूँ, इस कोड को देखिए, कोई उतना खतरनाक कोड नहीं, दो वेरिएबल है एक्स और वाई के साथ, और हमने देखना है कि इसकी एक्सेस क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा
कि अगर मैं सिर्फ फोकस करूं इस वेरिएबल x पे, तो हमारे पास यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं, टू कोड ब्लॉक्स हैं। ये है जी ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग ब्रेसेस, और ये इसकी क्लोजिंग ब्रेसेस है। ये है जी जिसका ताल्लुक है वेरिएबल x के साथ। ठीक हो गया। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ तो वो ये ना बने। अब इसका मतलब है कि हमारे पास जो वेरिएबल x है उसके पर्सपेक्टिव से ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस आ गई है। अच्छा दूसरे नंबर पे जो हमें नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि एक हमारे पास ओपनिंग ब्रेसेस है और एक हमारे पास क्लोजिंग ब्रेसेस है, और ये है जी वेरिएबल y के लिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो वेरिएबल y है उसकी दुनिया यहाँ तक है, सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर है। जैसे ही ये क्लोजिंग ब्रेसेस आएगी तो फिर क्या होगा, वेरिएबल जो y है उसको ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। और अगर मैं इस जगह के ऊपर वेरिएबल y को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ पे किल किया जा चुका है। जो दूसरे नंबर पे हमें इसमें राउंड ट्रिप नज़र आ रहा है वो ये है कि जो वेरिएबल x है इसकी जो दुनिया है वो इतने हिस्से में से है, इसकी दुनिया वो इस सारे के सारे हिस्से में से है। अब व्हाट विल हैपन, इसका मतलब है अगर हम इस जगह के ऊपर हम वेरिएबल x को एक्सेस करें तो वो एक्सेस हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ये ब्रेसेस आएंगे यहाँ पे जो x है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है इस पॉइंट के बाद अगर मैं x की वैल्यू के साथ कुछ करना चाह रहा हूँ तो नहीं कर सकते। दैट इज़, इस चीज़ को हम कहते हैं स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। डेफिनेटली ये सब की सब चीज़ आपने वो जब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल को पढ़ते उस वक्त पढ़ी हुई सब चीज़ें। तो अब स्कोप डिसाइड करेगा कि ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल कहाँ पे किल होकर कहाँ तक यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो हमारे पास जिसको कहते हैं DFT डेटा फ्लो टेस्टिंग का स्कोप। अब मैं आई होप कि आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब ज़रा आगे मूव करने की कोशिश करते हैं। आगे इसमें ये है कि जब डेटा फ्लो टेस्टिंग करते हैं तो हम इसके आगे फर्दर दो टेक्निक्स हैं या टाइप्स हैं जो आप कुछ कह सकते हैं। पहले को हम कहते हैं डिफाइन यूज टेस्टिंग, और दूसरे को हम कहते हैं जी स्लाइस बेस्ड टेस्टिंग। इसका दूसरा नाम है प्रोग्राम स्लाइसिंग। तो ये इंशाल्लाह हम दो लेक्चर्स के बाद, आज का और नेक्स्ट लेक्चर, इनको मिला के ख़त्म करके फिर हम आएंगे जी प्रोग्राम स्लाइस बेस्ड टेस्टिंग के ऊपर। तो वैसे जो ओवरऑल जो इस आज का लेक्चर जो नेक्स्ट लेक्चर है इन दोनों में हम जो कवर करेंगे वो होगा जी डिफाइन यूज टेस्टिंग। ठीक है। अब डिफाइन क्या है, यूज़ क्या है, जब तक आपको ये नहीं समझ आ जाएगी ना तो हम इसको पढ़ नहीं सकेंगे। तो डिफाइन यूज़ के पर्सपेक्टिव से इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब ज़रा यहाँ से होशो हवास में बैठिएगा, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा, इन चीज़ों के बगैर हम आगे नहीं जा सकेंगे, मतलब आगे अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकेंगे कि हमारे पास वो क्या है। तो वेरिएबल में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा जिसको हम कहते हैं जी इनोमली डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा जी डी। डी का मतलब है कि वेरिएबल को डिफाइन किया गया, उसको क्रिएट किया गया, इनिशियलाइज को किया गया, किसी फाइल को ओपन किया गया, किसी डेटाबेस कनेक्शन को ओपन किया गया। ये सब की सब चीज़ें डिफाइन में, मतलब अगर बेशक उसको क्रिएट किया गया है, इनिशियलाइज किया गया है, डिफाइन किया गया है। इनिशियलाइज का मतलब इसको कोई वैल्यू साइन की गई है। ठीक है जी, आपको पता है डिफाइन क्रिएट एक चीज़ है, डिफाइन वेरिएबल के लिए होता है, क्रिएट ऑब्जेक्ट के लिए होता है। ठीक है जी। तो इनिशियलाइज का मतलब है उसको इनिशियलाइज किया गया है। तो ये सब की सब चीज़ें हम इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे डी के साथ। अच्छा दूसरे नंबर पे यहाँ पर किल लिखा है तो किल को हम बाद में देखेंगे। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे आ जाता है यूज़। अच्छा अब यूज़ कैसे कहते हैं, वेरिएबल को यूज़ किया गया तो यूज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू के साथ ऐसे। अब वेरिएबल का यूज़ का मतलब है वो वेरिएबल किसी कंपटीशन में आ रहा है। तो जब वेरिएबल किसी कंपटीशन में आ गया तो अब हमारे पास यहाँ पे टू ऑप्शन है। जो पहली ऑप्शन है बच्चों उसको हम कहते हैं कि जो वेरिएबल है वो सी यूज़ में आ रहा है, और जो वेरिएबल है वो आ रहा है पी यूज़ के अंदर। सी यूज़ या पी यूज़, अब दोनों का मतलब क्या है। सी यूज़ का मतलब है कि वो जो वेरिएबल है वो किसी कैलकुलेशन में आ रहा है, और पी यूज़ का मतलब है कि वो किसी प्रेडिकेट के तौर पर आ रहा है, बस कैलकुलेशन में आ रहा है या प्रेडिकेट में आ रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो ए वेरिएबल ए है उसकी वैल्यू है x प्लस 50 या x प्लस 10। अब आप यहाँ पे देखें जो वेरिएबल x है वो
कंप्यूटेशन में या कैलकुलेशन में यूज़ हुआ है। अगर मैं कहता हूँ कि अगर तो वेरिएबल x है, इसकी वैल्यू लेस देन है वेरिएबल y से। अब यहाँ पे अब आप गौर करें, यहाँ पे जो यूज़ हुआ है ये यूज़ हुआ एज अ प्रेडिकेट। तो ये जो आपको वैल्यू नज़र आ रही है दैट इज़ अ वेरिएबल फॉर प्रेडिकेट, और ये जो आपको नज़र आ रही है वैल्यू x की दैट इज़ फॉर द वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन। तो अब आई होप कि आपको कैलकुलेशन में प्रेडिकेशन के अंदर फ़र्क नज़र आ जाएगा कि दोनों में क्या है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है उसे कहते हैं जी किल। अब किल किसे कहते हैं, और किल को रिप्रेजेंट करते हैं के साथ। किल किसे कहते हैं कि एक वेरिएबल को किल कर दिया गया, अनडिफाइन कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, फाइल को क्लोज कर दिया गया, डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज कर दिया गया। ये सारी चीज़ें किल में आ जाती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को हम जो लेटर है के इसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप कि अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाट डज इट मीन बाय डी, व्हाट इट मीन बाय यू, व्हाट इट मीन बाय सी यूज, पी यूज, एंड व्हाट डज इट मीन बाय खे। तो ये है जी बच्चों को तमाम की तमाम चीज़ें जो हमने यहाँ पे यूज़ करनी है आप एज अ लाइफ। तो अब मैंने कहा था यहाँ पे एक पैटर्न हमें नज़र आ रहा है, तो उस पैटर्न को हम आसानी के लिए या अपने तौर पे यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं डिफाइन, यूज़ एंड किल, DUK। डिफाइन, यूज़, किल पैटर्न भी इसे कहा जाता है। इस अभी डेटा फ्लो टेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं, तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आपको डेटा फ्लो टेस्टिंग की समझ आ गई है। डेटा फ्लो टेस्टिंग के अंदर एनोमलीज की समझ आ गई है। डेटा फ्लो टेस्टिंग के अंदर डी किसे कहते हैं, के किसे कहते हैं, यू किसे कहते हैं, सी यूज़ किसे कहते हैं, पी यूज़ किसे कहते हैं, ये अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब हम इन सब चीज़ों को एक एग्जाम्पल की तरफ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इस एग्जाम्पल को डायरेक्टली टेबल में कन्वर्ट किया, जो कि कभी भी ऐसा नहीं करना हमने, क्योंकि हमारे पास जो कोड होगा इस कोड को हमने एक कंट्रोल फ्लो में टेस्ट करना है, कन्वर्ट करना है। एक्चुअली वो जो कंट्रोल फ्लो ग्राफ हमने बना दिया था ना CFG, वो यहाँ पे CFG नहीं होगा, वो यहाँ पे होगा DFG, डेटा फ्लो ग्राफ। वो मतलब वहाँ पे था कंट्रोल फ्लो ग्राफ, यहाँ पे वो होगा डेटा फ्लो ग्राफ। ओके जी। अब आप लोग देखें, मैंने यहाँ पे के नहीं लिखा, किसी जगह पे किल नहीं लिखा, डिफाइन भी लिख दिया। जो यूज़ था हमारे पास उसमें सी यूज़ और डी यूज़ था, दोनों लिख दिए। लेकिन मैंने किसी भी जगह पे के यूज़ नहीं लिखा। तो इसकी रीज़न अब आप कह रहे होंगे कि शायद मेरा कोई पर्सनल क्रैश है के साथ, तो ऐसा नहीं है। जो के यूज़ है ना बच्चों, उसमें आपको किसी भी जगह पे ब्रेसेस नज़र नहीं आ रही। तो जब तक किसी वेरिएबल का स्कोप नहीं पता होगा हम इसको ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेंगे। तो परसेप्शन ये हो सकती है कि इस लाइन के बाद शायद डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन चूंकि हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस नहीं, स्कोप नहीं है, तो स्कोप के बगैर हम उसको किल नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने किल को यहाँ से रिमूव कर दिया है। जो बाकी चीज़ें डिफाइन है, यूज़ है और प्रेडिकेट है, उसको हमने यूज़ किया। अच्छा, अब हम स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और हर लाइन को मैच करेंगे कि वो उसके साथ हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा जी रीड। अब हम रूल ऑफ थंब के मुताबिक यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम इस रीड को पढ़ेंगे तो बच्चों उसमें क्या है कि देखें, इससे पहले वेरिएबल x और वेरिएबल y, इन दोनों की कोई डिस्कशन नहीं हुई इस लाइन से पहले। इस लाइन तक आते हुए x और y की कोई डिस्कशन नहीं हुई। अब आप करें क्या रहे हैं, x और y को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि बेसिकली x और y को यहाँ पे डिफाइन किया गया। जब तक डिफाइन नहीं करेंगे उस वक्त तक आप उसको रीड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो वेरिएबल x एंड y है ये यहाँ पे हो रहा है डिफाइन। कैसे डिफाइन हो रहा है, कुछ इस तरह डिफाइन हो रहा है। ठीक हो गया। अब एक स्टेप आगे मूव करते, तो ये हमारे पास जो लाइन ये वाली थी ना रीड करने वाली, ये हम एक्सेस कर चुके हैं। और यहाँ पे देखें कि हमने x और y जो वेरिएबल है इसको हमने डिफाइन कर दिया। तो ये हमारी पहली लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई। अब आप कह रहे होंगे कि सर जी हमने तो यहाँ पे उसको डिफाइन करने के बाद रीड भी किया है। तो रीड का जो आंसर है वो भी अभी मैं दे देता हूँ कि वो भी बेसिकली इनिशियलाइज हो रहा है ना, तो अभी उसकी तरफ भी आते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास एक लाइन आ गई है z इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है जी। अब z इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाला जो बिहेवियर है, अगर मैं इसके साथ चलूँ तो क्या हो रहा है, इसमें से देखें जो हमें वेरिएबल x नज़र आ रहा है, तो अगर मैं इस पर फोकस करूं आप देख सकते हैं कि वेरिएबल x पहले आ चुका है।
अब इसका मतलब ये हुआ कि यही वैल्यू है, जो इसका मतलब ये पहले डिक्लेयर किया जा चुका है, अब ये क्या कर रहा है, अब ये कैलकुलेशन में यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब है जो x है वो इस वक्त c यूज़ में यूज़ हो रहा है, मतलब कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन में यूज़ हो रहा है। अच्छा, बट अबाउट z, अब आप देखें इस लाइन तक पहुंचते हुए हमें कहीं भी z नज़र नहीं आया, यहाँ से लेकर ऊपर तक हमें कहीं भी z नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है z यहाँ पे डिफाइन हुआ है, इसका मतलब है z यहाँ पे डिफाइन हुआ है। तो ये है जी इसका मतलब कि z को डिफाइन किया गया है और x की वैल्यू को c यूज़ में यूज़ किया गया है, कैलकुलेशन में यूज़ किया गया है, कंप्यूटेशन में यूज़ किया गया है। ओके, अब आप में से को बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो एक चीज़ हम क्लियर पहले देख लेते हैं। जो वेरिएबल y है वो यहाँ पे माशाल्लाह से डिक्लेयर किया जा चुका है, डिफाइन किया जा चुका है। जो वेरिएबल z है वो यहाँ पे डिफाइन किया जा चुका है। तो डेफिनेशन वाला कहानी तो यहाँ पे नहीं हो रही, तो डेफिनेशन तो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, तो वो नहीं हो रही। तो फिर क्या हो रहा है, इसका मतलब है z और y किसी कंपैरिजन में, एक्सप्रेशन में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है इनका यूज़ हो रहा है। अब यूज़ जब हम करेंगे तो वो कौन सा यूज़ होगा, क्या ये सी यूज़ है या पी यूज़ है। तो बच्चों इसके पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं कि इनके बीच में पी यूज़ हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये एज अ प्रेडिकेट यूज़ हो रहे हैं इफ़ कंडीशन में, इफ़ कंडीशन में एज अ प्रेडिकेट यूज़ हो रहे हैं, लिहाजा अब हम कहेंगे जनाब कि ये इनका पी यूज़ है। तो ये लीजिए, ये हमारे पास आ गया जी इनका प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट यूज़ होने की वजह से हम कह देंगे कि z एंड y ये आ रहे हैं जी एज अ प्रेडिकेट यूज़। तो अब देख लेते हैं ऐसा हुआ कि नहीं। डेफिनेटली z एंड y हमारे पास प्रेडिकेट यूज़ में आ गया है। तो यहाँ तक हमारी कहानी बिल्कुल फिट हो चुकी है। ये सब का सब एरिया हमने कवर कर लिया है। ये लाइन भी एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन भी एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन भी एग्जीक्यूट होगी। अब आगे मूव करते हैं। अब आगे बारी है जी w इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की, इसकी एग्जीक्यूशन की तरफ हमें मूव करना है। तो आते हैं जी आगे, w इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब हमने इसकी तरफ जाना है। इसकी तरफ जाने के लिए जब हमारे पास जो ऑप्शन है, जरा वो भी देख लें कौन कौन सी हैं। तो जनाब इसके लिए तरफ जाने के लिए बच्चों जो हमारे पास ऑप्शन है वो है कि जी, अब आप देखें जो वेरिएबल x है, यहाँ पे जो वेरिएबल x है ये क्या हो रहा है, ये जनाब यूज़ हो रहा है। किस यूज़ में आ रहा है, प्लस में यूज़ में आ रहा है, दैट्स कैलकुलेशन। तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन में आ रहा है। ठीक हो गया, दैट्स फाइन। अच्छा, उसके बाद जो व्हाट अबाउट डब्ल्यू, अगर हम डब्ल्यू को इस लाइन से लेकर ऊपर वाली लाइन तक मूव करें, हमें नज़र आ रहा है किसी भी जगह पे डब्ल्यू का कोई जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब है डब्ल्यू यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। तो हम कहेंगे कि डब्ल्यू को यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है और एक्स को यहाँ पे सी यूज़ के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। तो अगर मैं इसको दे तो अब आप देख सकते हैं डब्ल्यू को डिफाइन के तौर पर यूज़ किया गया, सी को एज अ सी यूज़ किया गया, मतलब यूज़ किया गया, एक्स को एज अ सी यूज़। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास बनती है y इज इक्वल टू वाई प्लस वन। तो अब आप देखें जो वेरिएबल y है वो पहले ऊपर डिक्लेयर किया जा चुका है यहाँ पे, तो इसका मतलब डेफिनेशन में तो ये नहीं आ रहा, अब ये आ रहा है कैलकुलेशन में। तो अब मैं कहूँगा यहाँ पे जो y है वो आ रहा है जी कैलकुलेशन में। ओके, लेकिन अब हो क्या रहा है, राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है हम असाइन कर रहे हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, राइट हैंड साइड जो वैल्यू है हम इसको असाइन करें लेफ्ट हैंड साइड को। और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है कि जो y की वैल्यू पहले थी, जो भी y की वैल्यू आपको यहाँ पे रीड की आपने, अब वो मॉडिफाई हो रही है, मतलब अब वो नई वैल्यू के साथ इनिशियलाइज हो रहा है। तो जब डी को जब हम इसको इनिशियलाइज करते हैं किसी वेरिएबल को नई वैल्यू के साथ, तो फिर भी वो डिफाइन में आ जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, जो y है वो डिफाइन में भी आ रहा है, वो सी यूज़ में भी आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं, ये देख लेंगे। तो y डिफाइन में भी है और y सी यूज़ में भी है। और आखिर में हम सिंपली क्या कर रहे हैं, आखिर में जनाब हम जो प्रिंट की वैल्यू इसको जस्ट हम आउटपुट पे लेके जा रहे हैं। तो हम कहेंगे एक्स वाई डब्ल्यू जी ये सब के सब सी यूज़ में आ रहा है और ये जनाब हमारी यहाँ से कहानी ख़त्म है। ठीक है, तो ये जो अभी आपको नज़र आया, आई होप इसके बाद आपको ये सी यूज़ डी यूज़ इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर फिर भी नहीं हुई तो मैं इसको रिवाइज भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि आप सब यहाँ पे इसको अंडरस्टैंडिंग में से गुजर चुके होंगे। ठीक है जी, ओके जी। अब नेक्स्ट इसमें हमने क्या करने की कोशिश करनी है जनाब, उसमें जनाब इसमें से नेक्स्ट मूव करते हैं।
इसके जो तशरीफ ले आए आगे, तो ये अब है एनोमलीज। अब एनोमलीज हमारे पास बच्चों यहाँ पे है, इसको हम कहते हैं जी टू करेक्टर सीक्वेंस। बेसिकली इसमें टू करेक्टर सीक्वेंस होता है, लेकिन हम इसको हमें स्टार्ट करने के लिए इसको सिंगल करेक्टर सीक्वेंस के साथ भी चलना पड़ता है। अब आपको यहाँ पे टू करेक्टर सीक्वेंस नज़र आ रहा है, KUNDD। अब इसका मतलब क्या है वो समझ लें। KU का मतलब है कि आपने जो वेरिएबल था उसको किल किया, किल करने के बाद उसको यूज़ कर लिया। इस लाइन का मतलब है वेरिएबल को डिफाइन किया फिर डिफाइन कर दिया, D मतलब डिफाइन ट्वाइस, डिफाइन एंड डिफाइन अगेन। ये है जी वो चीज़। तो ये जो चीज़ मैं एज एन एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, अभी इसका तमाम कम्बिनेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल आप ये देखिए कि ये क्या है, टू करेक्टर सीक्वेंस है। तो लेकिन इसके साथ साथ ये सिंगल करेक्टर सीक्वेंस में हमें देखना पड़ेगा, वो उसका मतलब क्या है, ऊपर उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक वर्ड है जिसको मैंने लिखा डैश है, रिप्रेजेंट टिल्डा के साथ किया है। तो आप इसको डैश कर लें या टिल्डा करें, दोनों का मतलब एक ही है। तो मैं जिसको फॉलो करूँगा वो ये टिल्डा वाला ऑपरेशन होगा। अब इसका मतलब क्या है, आपने यहाँ पर टिल्डा को देखना है लीडिंग एंड ट्रेलिंग के तौर पर। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ टिल्डा डी, इसका मतलब है कि वेरिएबल पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, आपने इसको डिफाइन कर दिया। अब अगर मैं लिख दूं यू एन टिल्डा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है वेरिएबल को हमने यूज़ किया, यूज़ करने के बाद अब वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो अब मैं इसका एक आपके सामने कॉम्बिनेशन लेके आता हूँ। इसकी थ्री पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर मैं इसको स्टार्ट में लेके आऊँ टिल्डा को। पहले का मतलब है कि जो वेरिएबल है वो एग्जिस्ट नहीं करता था, हमने उसको डिफाइन कर लिया। इसका मतलब है वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता था, हमने इसको यूज़ कर लिया। इसका मतलब है वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता था, हमने इसको किल कर दिया। ठीक हो गया। अब ये सिचुएशन क्या क्या बनती है यहाँ पे अब इसकी सिचुएशन ये बनती है कि अब आपके ख्याल में इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब है कि आपका एक वेरिएबल डिफाइन नहीं था, आपने डिफाइन कर लिया, तो हमें अलाउ प्रोग्रामिंग में ऐसे ही करते हैं, वेरिएबल नंबर लिखा, वो पहले नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट कर रहा है। ये हमारे पास वो चीज़ आ चुकी है। तो इस पर्सपेक्टिव से जो नेक्स्ट हम काम करने की कोशिश करेंगे वो ये है कि अब वो वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता था, हमने इसको यूज़ कर लिया। तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं थी कि एक चीज़ आपके पास थी नहीं और आपने इसको यूज़ कर लिया है। ठीक है, ठीक है। और थर्ड कंडीशन में क्या हमारे पास आ जाएगा जी कि वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता था, आपसे किल कर दिया। तो अब जनाब इसको रियल वर्ल्ड में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो ये है कि जब हमारे जो मुनीर साहब हैं, जो CR हैं, इनकी शादी हुई नहीं है। टिल्डा डी का मतलब है, टिल्डा यू का मतलब है कि इनकी शादी हुई नहीं है और आप ये मिसेज से कहीं मिले ला के लाओ। ठीक है जी। अच्छा ये है जी कि टिल्डा यूज़ का मतलब है बीवी है नहीं और वो आप उसको यूज़ में आके जी मुझे चाय बना के लेके आओ। अच्छा दूसरे नंबर पर क्या है, टिल्डा के का मतलब है मुनीब साहब के पर्सपेक्टिव से कि वो एग्जिस्ट नहीं करती और ये कह रहा है मुझे जा तुम तलाक है, जो के वाला है। ठीक है जी, मतलब कि किल कर रहे हैं उसको। तो ये है जी वो चीज़ें। अच्छा अब आप देखें कि अगर वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता था तो आप उसे किल कैसे कर सकते हैं, अगर वेरिएबल है ही नहीं तो आप उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। हाँ ये चीज़ पॉसिबल है, अगर वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको ग्रीन कर दिया है कि ये चीज़ करेक्ट है, बाकी दो चीज़ें इनकरेक्ट है। तो दैट इज़ एनोमली, जो हमने यहाँ से सिंगल करेक्टर के तौर पर लेके आने की कोशिश की है। अच्छा लेकिन ये जो हमारे पास चीज़ें हैं ना, ये ड्यूल पर्पस जो भी आएगी, वो हमने क्या कहा था, ये टू करेक्टर सीक्वेंस है। तो टू करेक्टर सीक्वेंस के लिए बच्चों में इसका आपने सब कुछ देखना है। अब आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी 9 कम्बिनेशंस, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये कम्बिनेशन नंबर फर्स्ट, कम्बिनेशन नंबर सेकंड, ये हमारी आखिरी स्लाइड है, इसके बाद इस लेक्चर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। आई होप कि फिर इसी स्लाइड से हम आगे शुरू करेंगे जो बाकी का है। ये हमारे पास थर्ड आ गया, दैट इज़ फोर्थ वन, और ये हमारे पास आ गया जी फिफ्थ वन, और ये हमारे पास आ गया जी सिक्स वन, और ये हमारे पास आ गया जी सेवन्थ, और ये हमारे पास आ गया जी एट, और एट्थ से हमारे पास आ गया जी 9। ये लीजिए। अब क्वेश्चन है कि इतना
लंबा सीक्वेंस कैसे याद रखना है, तो याद रखने वाली बात को सिर्फ अंडरस्टैंड करें। आप इसको कैसे अंडरस्टैंड करें, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो जी सबसे पहले जो हम लेके आते हैं जिसको, वो है जी डिफाइन। ठीक है, अब आप क्या करें, चले मैं जेट ले लेता हूँ इसके साथ। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया डिफाइन, फिर लिखें डिफाइन, फिर लिखें डिफाइन, ओके, 3 कॉम्बिनेशन है। फिर हमारे पास है जी यूज़, फिर है जी यूज़, फिर है जी यूज़, फिर उसको हमने किल किया तो किल को भी 3 टाइम लिखें, किल, किल एंड किल। ओके जी, अब इसका कॉम्बिनेशन डेवलप करने की कोशिश करें। सबसे पहले जी कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं जनाब, जिसको हम कहते हैं जी डिफाइन का। तो डिफाइन का डिफाइन, डिफाइन के बाद यूज़, यूज़ के बाद की, डी यू के का सबके साथ रिपीट कर दें, ये डी यू के अपना सबके साथ रिपीट कर दें। फिर हमारे पास नेक्स्ट ये आ जाएगा कि डिफाइन, यूज़ और किल। फिर ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा इस पर्सपेक्टिव से, जिसको हम कहते हैं कि इसको करें डिफाइन, इसको करें यूज़ और इसको करें किल। तो ये 2 कॉम्बिनेशन आप देखिए 100% वही कॉम्बिनेशन जनरेट हुए जो अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। आई होप कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगी बात, ठीक है जी। तो अब जनाब इसके साथ क्या हुआ है ये मैं आपको नहीं, मतलब वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर फोकस करेंगे, लेकिन सिर्फ इस जगह पे आपने जो चीज़ समझने की कोशिश करनी वो क्या है, इसका मतलब है कि आपका जो वेरिएबल है आपने इसको डिफाइन किया, फिर डिफाइन कर दिया, डिफाइन एंड डिफाइन अगेन। इसका मतलब है, इस चीज़ का मतलब बता दिया मैंने, इसका मतलब है आपने वेरिएबल को डिफाइन किया फिर उसको यूज़ कर लिया। इसका मतलब है आपने वेरिएबल को डिफाइन किया फिर उसको किल कर दिया। इसका मतलब है वेरिएबल को यूज़ किया और उसको फिर डिफाइन कर दिया। इसका मतलब है वेरिएबल को यूज़ किया और फिर यूज़ कर लिया। इसका मतलब है वेरिएबल को यूज़ किया फिर उसको किल कर दिया। इसका मतलब है वेरिएबल को किल किया फिर उसको डिफाइन कर दिया। और इसका मतलब है वेरिएबल को किल किया फिर उसको यूज़ कर लिया। और इसका मतलब है किल किया और इतना गुस्सा था फिर किल कर लिया। ठीक है तो ये जो कॉम्बिनेशन हमें नज़र आ रहे हैं, इन कॉम्बिनेशन के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर को शुरू करेंगे। फिर हम किसी प्रोग्राम के ऊपर उसको अप्लाई करके देखेंगे। आगे जाके हम देखेंगे हमारे पास 2 फर्दर ऑप्शन आ जाती हैं कि आपने डेटा फ्लो का डिफाइंड यूज़ जो क्राइटेरिया है इसको स्टैटिक की तरफ लेके चलना है या डायनामिक की तरफ, बस इसका कौन से वाला एस्पेक्ट हमने कवर करना है। तो इसमें जो बच्चों एस्पेक्ट हम कवर करेंगे वो होगा स्टैटिक डेटा फ्लो टेस्टिंग। जो स्टैटिक वाला पार्ट है उसको लेके चलेंगे। फिर ये सब जो डिफाइंड यूज़ के वाला पैटर्न है मैं वहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो आई होप कि ये सब चीज़ें अब आपके अंडरस्टैंडिंग में हो गई है। तो मैं थोड़ा रिवाइज कर दूँ, डेटा फ्लो टेस्टिंग में हम देखेंगे कोई डेटा ऑब्जेक्ट, कोई डेटा वैल्यू या वेरिएबल, वो कहाँ कहाँ पे उसको इनिशियलाइज़ किया जा रहा है, कहाँ पे उसको यूज़ किया जा रहा है, कहाँ मतलब पूरे प्रोग्राम में उसका स्टेटस क्या है इस वक्त। ये सब काम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम देखना ही चाहते हैं कि प्रोग्राम के अंदर डेटा के पर्सपेक्टिव से कहाँ कहाँ पे इनोमलीज हैं। तो वो इनोमलीज हमारा फोकस करना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हमने देखा कि हर जो वेरिएबल है वो मूव करता है एक चीज़ में से जिसको हम कहते हैं एक पैटर्न में से, जो कहते हैं डिफाइन, यूज़ एंड किल। डिफाइन का मतलब है कि जो वेरिएबल है उसको हमने डिफाइन किया, क्रिएट किया, इनिशियलाइज किया, किसी फाइल को ओपन किया, डेटाबेस कनेक्शन को ओपन किया, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी डिफाइन इनिशियलाइजेशन में आ जाती है। यूज़ का मतलब है कि अब वो कंप्यूटेशन में यूज़ होगा। तो कंप्यूटेशन में यूज़ होने के लिए अब हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो वो सी के तौर पर यूज़ होगा, मतलब कैलकुलेशन के तौर पर यूज़ होगा, या तो वो प्रेडिकेट के तौर पर यूज़ होगा। जो डिसीजन हम लेते हैं वो प्रेडिकेट होता है, जो कैलकुलेशन करते हैं वो हमारे पास कैलकुलेशन यूज़ आ जाता है, सी यूज़। किल के पर्सपेक्टिव से क्या आ जाएगा, उसको किल कर दिया, अनडिफाइन कर दिया, अनइनिशियलाइज कर दिया, हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, हमने फाइल को क्लोज कर दिया, हमने डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज कर दिया। वो तमाम चीज़ें जो क्लोजिंग में आ जाएंगी, डिस्ट्रक्शन में आ जाएंगी, जैसे डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो वो सब के सब हमारे पास किल वाला पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा। हमने देखा आगे इसकी 2 टेक्निक्स हैं, एक को हम कहते हैं डिफाइंड यूज टेस्टिंग, दूसरे को हम कहते हैं स्लाइस बेस्ड टेस्टिंग। तो आज जो नेक्स्ट लेक्चर में फोकस करेंगे वो डिफाइंड यूज टेस्टिंग है। तो थर्ड लेक्चर में जिसमें फोकस करेंगे वो प्रोग्राम स्लाइस बेस्ड टेस्टिंग। और फिर हमने सिंगल लेटर सिचुएशन देखी, वो क्या थी कि टिल्डा डी का मतलब था कि एक वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता था, हमने उसको डिफाइन कर दिया। टिल्डा यू का मतलब था कि एक वेरिएबल डिफाइन नहीं था, एग्जिस्ट नहीं करता था, हमने उसको यूज़ कर लिया। एंड टिल्डा के का मतलब है कि एक वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता था, हमने उसको
हमने इसको किल कर दिया। तो ये हमारे पास सिचुएशन आ गई है, ये जो हमारे पास जो पहले वाली है ये सिंगल सिचुएशन थी। और इसके साथ साथ हमने जो ड्यूल है, जो डबल लेटर वाला कॉम्बिनेशन, ये ड्यूल लेटर वाला कॉम्बिनेशन है, उसको ड्यूल लेटर कॉम्बिनेशन को भी देखा। उसमें हमने 9 कॉम्बिनेशन देखे हैं DU के। ठीक है, तो वो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वहीं से शुरू करेंगे। आई होप कि अब आपको पास चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो जनाब ये था हमारा आज का लेक्चर। अब मैं जनाब आपके पास आता हूँ क्वेश्चन के लिए। तो अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो यू आर वेलकम टू आस्क। और जनाब इसके लिए हमें मूव करना होगा इसकी तरफ। अलाउ अनम्यूटेड। जी जी बच्चों, अब मैं यू आर अनम्यूट। अब में से किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, तो ताकि मैं कोशिश करूं आपकी हेल्प करने की। अगर नहीं है तो फिर मैं आप लोग लीव कर सकते हैं इस वाले सेशन को। जी ओके, दैट मीन्स देयर पे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अब जनाब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। यू में लीव द सेशन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कि जी क्या कह रहे हो? सिर्फ उनकी स्लाइड्स भी अपलोड कर दें सर। हाँ इंशाल्लाह वो आज हो जाएगी स्लाइड। अच्छा मैंने अब एक चीज़ आपसे डिस्कस करनी थी, याद आया। जो नेक्स्ट वीक है ना, उस नेक्स्ट वीक में हमने दो काम करने हैं। एक हमारा पूरा लेक्चर होगा जिसके अंदर हम लोग ना मिड तक का जो सिलेबस है ना उसको रिवाइज करेंगे। जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री, विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम, हम उनको डिस्कस करेंगे। और फिर एक लेक्चर हम लेके आएंगे जिसमें हम फाइनल तक का पूरा सिलेबस है ना जो हमने कवर किया उसको रिवाइज करेंगे, मेजर मेजर चीज़ें आपको रिवीजन, ताकि वो भी खासतौर पर उस एरिया को मैं डिफाइन करूंगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्स या इंडस्ट्री, जो मैं समझता हूँ आपको आना चाहिए लाजमी तौर पर। और एक लेक्चर हम लोग जो जो तीसरा लेक्चर होगा हमारा, वो हमने क्या करना है कि जो प्रीवियस हमारे जो एग्जाम हुए ना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के, हम किसी एक एग्जाम को लेंगे और उस एग्जाम को जनाब फिर हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा मैं आपको, कि मेरे ख्याल में इसका प्रपोज सोल्यूशन ये बनता था, ताकि आपकी प्रिपरेशन हो जाए विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम। तो ये 3 से 4 लेक्चर हमें यूज़ करने पड़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, नेक्स्ट वीक में, जिसका एंटायरली फोकस होगा कि आप लोगों की मैं प्रिपरेशन करवा सकूं। ठीक है, आई होप कि उसके बाद आप काफ़ी हद तक रिवीजन भी आपकी हो जाएगी, एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, चीज़ें रिवाइज भी हो जाएगी इंशाल्लाह। बाकी जो स्लाइड्स वाला काम है इंशाल्लाह वो आज 5 जो है ना 21 से लेकर 25 तक इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगी। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर 5 फिर 5 फिर 5 जो आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। जी और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? सर वो टूल्स वगैरह जो आपने कहे थे, सेलेनियम वगैरह, वो जो शुरू में आपने कहा। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाने, उसकी रीज़न क्या है कि अब जो ये कम्पैक्ट हुआ ना दोबारा, तो अब हमारे पास एक वीक फिर निकल गया है, 2 वीक की वैसे ही छुट्टियाँ हो गई थी। अब हम उसकी तरफ नहीं जा सकते। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैंने कुछ प्रेजेंटेशन ली थी आपके सीनियर्स की, उसमें उन्होंने ये सब का सब सेलेनियम को, और मैंने कोई 9 या 12 टूल्स थे जो उनसे एक्सप्लोर करवाए थे। अगर आप कहते हैं तो CR साहब अगर यूएसपी लेके आ जाए मेरे पास, या तो मुझे नहीं पता मेरे पास कितने के अवेलेबल हैं, तो मैं उनमें से जो सिलेक्टिव टूल्स हैं वो आपसे आपको पहुँचा देता हूँ। उन्होंने उसमें वर्किंग करके दिखाया था, प्रेजेंटेशन के फॉर्म में था, तो वो अगर आप उसमें से इंटरेस्टेड हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर आप कहते हैं नहीं मैं ही करवाऊँ आपको, तो फिर उसके लिए फिर एग्ज़ाम से निकल आए, एग्ज़ाम देने, तो फिर एज आ कोई एक सेशन रख के ना 8वें सेमेस्टर में मैं आपको इन टूल्स पे भी काम करवा देता हूँ। तो टोटली आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको कौन सा ज़्यादा फिजिबल लगता है तरीका, जो लगा मुझे बता दें, उसको फॉलो कर लेते हैं। तो सर यूट्यूब पे कोई लेक्चर दे के वहां से ले लेते हैं, मतलब आप यूट्यूब से जब लेक्चर बिजी हो। देने, सेलेनियम किसके थ्रू काम करना चाह रहे हैं, जावा के थ्रू करना चाह रहे हैं? सर जावा हो जाए, पाइथन टेस्ट हो जाए, कोई ऑटोमेशन हो, है बेसिकली। कोई भी हो जाए। पाइथन भी आती है, जावा भी पढ़ी है पाइथन हमने, भी आती है, तो पाइथन भी मुझे पढ़ी। चलो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। पाइथन को तो इस वक्त बहुत हेल्प अवेलेबल है। तो उसमें जनाब मैं आपको ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले बताता हूँ यूनिट टेस्टिंग, उसके थ्रू। फिर मैं आपको बताता हूँ इंटीग्रेशन टेस्टिंग दूसरा। फिर तीसरे नंबर पे मैं आपको बताता हूँ ऑटोमेटेड टेस्टिंग, उसमें सेलेनियम आ जाएगा और बाकी आ जाएंगे। तो एक एक करके मैं ना उसके लिंक्स यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ यूट्यूब के। ठीक है, तो मेरा ख्याल में वो ज़्यादा फिजिबल रह जाएगा। बाकी लैंग्वेज तो प्रॉब्लम नहीं आपका होगा, लैंग्वेज का मतलब इंग्लिश वगैरह यस। तो नहीं होगा, तो वो इसमें वैसे कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया? ओके सर, थैंक चलो यू। बच्चों बच्चे अपना बहुत सा ख्याल रखना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखना है, नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।
अल्लाह हाफिज़ सबको। आप लीव कर सकते हैं सेशन।